साजस क्लैंक का वो दूसरा बंदा जोर जोर से हंसने लगता है तो दियो उनसे कहता है ये हंसी तुम तब भी बरकरार रखना जब मैं उसके रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। इसके बाद दियो अपने मनी मन में कहने लगता है वैसे आज तक मैंने कभी भी यिंग यांग की 80% से ऊपर पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं। एम्परर वू अपनी जवानी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पंच को रखता था, क्या मेरी यिंग यांग उससे ज्यादा बढ़ गया? ये कहते हुए दियो अपने ऑरा से और अपने शातिर खतरनाक किस्म के स्पिरिचुअल पावर से उभरने लगता है। दियो यहाँ पे ज़ांजस क्लैन के बंदों को चुनौती देते हुए कहता है देख लो आज अपनी आंखों से अपने बॉस के रिकॉर्ड्स को टूटते हुए। दियो की पावर को इतनी करीबी से महसूस करने के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन ज़ांजस क्लैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर ये तो कुछ भी नहीं होता। दियो अभी तक अपने जिस्म से लगातार अपनी पावर को निकालता जा रहा होता है, यहाँ तक उसकी पावर आसमान की गहराइयों तक जा पहुंचती है। तो यार हमारे मनहवा की चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हम दियो को देख पाते हैं जिसने अपना सारा का सारा दम लगा के एक खतरनाक किस्म के डार्क स्टूडेंट को हरा ही दिया होता है। लेकिन ऐसा करते हुए दियो ने काफी बड़ी डैमेज भी ली होती है और सिर्फ उसी डार्क स्टूडेंट को हराने के लिए दियो ने अपनी सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल किया था, जो कि इतिहास गवाह है कि कभी दियो ने किसी के खिलाफ भी अपनी 80% पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया और आज उसने कर लिया। खैर अपनी स्टार ब्रीड की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से, अपनी यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से, अपने गोल्डन बॉडी की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे दियो के जिस्म में अब ज्यादा ताकत नहीं बची होती कि वो अगले बैटल के लिए निकल पड़ता। तो वो यहीं पे बैठ के पहले कल्टीवेशन शुरू करता है और ज्यादा से ज्यादा अपनी एल्केमिस्ट की पावर का इस्तेमाल करके अपने जिस्म को हील कर रहा होता है। और जितनी बार भी उसकी एल्केमिस्ट की पावर उसके जिस्म को हील करती है उतनी बार ही हमारा दियो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि दियो भी अपने मास्टर जाबेशिरा की तरह अपनी एल्केमिस्ट की हीलिंग पावर को अटैक पावर में भी कन्वर्ट कर सकता है, जो कि पूरे के पूरे इस मनहवा सीरीज में बड़े कम लोग ही और गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि एल्केमिस्ट की पावर को लेके मिस जाबेशिरा दियो से कई गुना ज्यादा बेटर है। इसी के साथ हमें यहाँ पे दियो की पावर्स के बारे में भी बताया जा रहा होता है। सबसे पहले जो कि दियो की सबसे ज्यादा खास पावर है उसका नाम है वॉरियर बॉडी। ये वॉरियर बॉडी इस कदर पावरफुल होती है कि 1000 सालों में सिर्फ एक ही शख्स इतिहास में इस पावर्स के साथ पैदा होता है। इसके बाद बात करते हैं दियो की सेकंड पावर के बारे में, जो कि वॉरियर बॉडी की होने की वजह से हमारे दियो ने यिंग यांग की पावर को अनलॉक कर लिया था। फिलहाल तो ये यिंग यांग की पावर प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ दियो के पास है। अलबत्ता इस मनहवा के इतिहास में हमें ये भी बताया गया है कि दियो से पहले कुछ लोग थे जिनके पास यिंग यांग की पावर पाई जाती थी। यिंग यांग की पावर के बाद हमारे पास आती है एल्केमिस्ट की पावर, जो कि दियो के जिस्म को हील करती है और उसे ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाती है। बिल्कुल अपने मास्टर की तरह दियो अपने एल्केमिस्ट की पावर को फायर अटैक में भी बदल सकता है, जो कि बड़े कम लोग ही कर पाते हैं। जिसके बाद दियो के पास गोल्डन बॉडी की भी ताकत है, जो कि दियो के जिस्म को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाती है। फिर तभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट दियो के पास स्टार ब्रीड की भी पावर है, जो कि दियो की अटैक की पावर को 100 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और साथ में दियो के पास कई छोटी मोटी और भी ताकतें हैं जिनका नाम तो अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन वो दियो की सॉर्सरर पावर को बढ़ाने में काफी ज्यादा काम आती है। अब दियो ने यहाँ तक इतना कुछ सीख लिया है, बस अब दियो सिर्फ और सिर्फ डार्क पावर को मास्टर करना चाहता है ताकि वो दुनिया का डार्क एम्परर बन सके। क्योंकि ये बात तो मैं आप सबको क्लियर कर ही चुका हूँ, एक नॉर्मल एम्परर से कई गुना ज्यादा पावरफुल एक डार्क एम्परर होता है। और डार्क सिस्टम में भी इस वक्त 3 टाइप के लोग हैं, डार्क एम्परर्स, डार्क वॉरियर्स और डार्क स्टूडेंट्स। खैर यार कहानी पलट के वापस आती है जहाँ पे हमारा दियो स्टार ब्रीड्स को जमा करने के चक्कर में 2 लोगों का पीछा करते करते एक अनजान केव में जा पहुंचता है। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक डार्क फेरी पैरा दे रही होती है। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि डार्क सिस्टम्स वाले पावर को लेके काफी ज्यादा कंजूस होते हैं, तो वो डार्क फेरी उन दोनों को केव के अंदर जाने से मना कर देती है, जबकि ये दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के वॉरियर होते हैं। लेकिन डार्क फेरी के आगे उनकी पावर्स किसी काम की नहीं होती और वो जल्दी गुट्टे ठेक देती है। ये सब कुछ थोड़ी दूरी से ही दियो चुपके से देख रहा होता है और ये देख के दियो अपने मन ही मन में कहने लगता है अबे यार अभी कुछ देर पहले ही तो मैं एक डार्क स्टूडेंट से लड़ के आया और उसके खिलाफ मेरा बैटल काफी घंटों तक चला है। मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब डार्क फेरी का भी सामना करूँ। तो इसी वजह से दियो डिसाइड करता है कि वो स्टार ब्रीड्स को कहीं और पे जाके ढूंढ लेगा, मगर वो
जू जाने ही लगता है दियो का जिस्म इस कदर थका होता है कि यहाँ तक दियो को चलने में भी मौत आ रही होती है। और इसी बेदहानी में उसका पैर एक पत्थर के साथ लगता है जिससे काफी आवाजें पैदा होती है, जो देख के दियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैं तो गया आज। तो उसी डार्क फेरी का भी ध्यान अब उसी ओर जाता है जिस पत्थर के पीछे दियो छुप के बैठा होता है। वो डार्क फेरी अपने हाथ से स्प्लैश को क्रिएट करते हुए फौरन से उस पत्थर पे वार करते हुए कहती है कि जो भी छुपा है सामने आए। इसके बाद दियो को मजबूरन उनके सामने आना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया होता है कि उस पत्थर के पीछे कोई छुप के बैठा हुआ है। दियो को अपने सामने देख के ये डार्क फेरी काफी हैरानगी से अपने मन ही मन में सोचने लगती है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने तो ड्राइव से कहा था कि इस बंदे की जान ले लेना और ये अभी तक जिंदा है। मत बताओ इसने ड्राइव को हरा तो नहीं दिया। तो दोस्तों जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बता देता हूँ, ड्राइव वही डार्क स्टूडेंट है जिसको हराने के लिए दियो ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। तो हाँ यार, अब ये डार्क फेरी अपने मन ही मन में मजीद सोचने लगती है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये मामूली शख्स हमारे ड्राइव को हरा सकता है, क्योंकि ड्राइव वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क स्टूडेंट्स के भी बीच में। उसके चेहरे पे हैरानगी देख के हमारा दियो समझ ही जाता है और वो यहाँ पे फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि अगर तुम उस डार्क स्टूडेंट के बारे में सोच रही हो कि उसका क्या हुआ, तो मैं तुम्हें बता दूं, उसकी मैंने छुट्टी कर दी। वो मेरे आगे भीख मांग रहा था। तो इस पर डार्क फेरी आगे से गुस्सा होते हुए कहने लगती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने डार्क सिस्टम का मजाक उड़ाया? खैर जो स्टार ब्रीड की पावर तुमने शुरू में पाई थी उसे मेरे हवाले कर दो। दियो इसी बात पर कहने लगता है, अरे इस बुढ़िया का प्रॉब्लम क्या है? ये समझती है कि दुनिया की हर चीज बस इसकी ही है। अगर तुम्हें वाकई में कुछ लेने का शौक है तो इसके लिए तुम्हें पहले अपनी देनी पड़ेगी। सुनने में आया था कि फेरी चूसती बहुत अच्छे तरीके से है। जो सुन के वो डार्क फेरी आग उबलने लगती है। तभी पास में एक शख्स दियो को समझाने लगता है, भाई ये डार्क सिस्टम से बिलोंग करती है। तुम्हारी और मेरी भलाई इसी में है कि हम इन डार्क स्टूडेंट्स वालों से पंगा ना ले। खैर मैंने तो तुम्हें सलाह दे दी, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस लड़की से दूर ही रहो। अगर तुमने उसकी काफी इंसल्ट कर लिया है, तुम फिलहाल अपने घुटने टेक के अपनी जान की भीख मांग सकते हो और उसे समझाओ कि मुझे पता नहीं था कि मैं डार्क स्टूडेंट वालों से पंगा ले रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो और शायद से वो तुम्हें माफ कर दे। तो दियो इंकार करते हुए कहता है, नहीं भाई, जो मैंने कहना था वो कह दिया। चाहे मेरे हालात कितने मर्जी सख्त हो, मैं कभी भी अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगता। अगर मेरी मौत यहाँ पे लिखी गई है तो वो आके रहेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर खुदा ने मेरी मौत यहाँ पे नहीं लिखी तो कोई चाह के भी मेरी जिंदगी मुझसे नहीं छीन सकता। इन्हीं सब में ये फेरी यहाँ पे अपने ओरा से उभरते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम डार्क स्टूडेंट्स वालों से पंगा लेना आखिर तुम्हारे लिए कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। उस डार्क फेरी को इतने ज्यादा गुस्से में देख के दियो के पास में मौजूद वो दो शख्स पहले लम्हे में यहाँ से खिसकने की करते हैं। इसके बाद ये फेरी यहाँ पे अपने स्प्लैशेस का इस्तेमाल करके हमारे दियो के खिलाफ तरह तरह के वार करती है, मगर दियो यहाँ पे उन्हें रोकने के चक्कर में अपनी गोल्डन बॉडी के लेवल 3 का इस्तेमाल करता है। मगर हैरानगी की तो बात ये होती है, इस डार्क फेरी की पावर्स दियो के गोल्डन बॉडी के डिफेंस को तोड़ते हुए फोना से जाके काफी सारे कट्स दियो के जिस्म पे डाल देती है। ये देख के दियो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उसकी गोल्डन बॉडी का इतना पावरफुल डिफेंस इतनी जल्दी टूट गया। और यही सब कुछ वही बंदर भाईया भी थोड़ी दूरी से देख रहा होता है और थर थर कांप रहा होता है। उसे यहाँ पे दियो पे अफसोस होने लगता है कि ये बंदा काफी हरी जवानी में मारा जाएगा। अब यहाँ पे हमें दोबारा से 3 घंटों के बाद दिखाया जाता है और उनके बीच में ये बैटल अभी तक जारी होता है, जहाँ पे दियो ने अच्छी खासी डैमेज भी ली होती है। जहाँ पे दियो कहने लगता है कि मैंने ड्राइव के खिलाफ अपनी बहुत ज्यादा यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से मेरे पास ज्यादा पावर बची ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप सब ने पिछली एपिसोड में देखा होगा कि दियो कितनी देर से उस ड्राइव नाम के डार्क स्टूडेंट से लड़ रहा था और उसके खिलाफ दियो ने अपनी सारी की सारी यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल कर लिया था। और अब दियो के जिस्म में इतनी जल्दी यिंग यांग की पावर रिस्टोर हुई नहीं है जितनी जल्दी इस फाइट की शुरुआत भी हो चुकी है। दियो को यिंग यांग की पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले बैठ के ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। दियो यहाँ पे अपने मन ही मन में कहने लगता है, चाहे जो भी इसकी अटैक पावर ड्राइव नाम के उस डार्क स्टूडेंट से ज्यादा कमजोर है, बस फर्क तो यहाँ पे इतना है कि उस ड्राइव स्टूडेंट के खिलाफ मैं अपनी पूरी की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर चुका हूँ। यहीं पे वो डार्क फेरी अब दियो का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है, क्या हुआ, तुम अपनी सारी की सारी ताकतें लगता है कहीं और पे यूज कर चुके हो, मगर इसके बावजूद भी तुम्हारी जबान कुत्तों की तरह चलती है, जबकि तुम्हारे जिस्म में अब ताकत जर्रा सी भी नहीं बची। वैसे सबके बावजूद भी काबिले तारीफ हो तुम कि 3 घंटे तक अपनी
सारी पावर्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी तुम मेरे आगे कदम जमा के खड़े रहे। खैर जो भी, इससे ज्यादा देर तक मैं तुम्हें जीने की इजाजत नहीं दे सकती। तो होपफुली कि तुम मरने के लिए तैयार हो। तभी दियो को यहाँ पे याद आने लगता है कि उसके पास यिंग यांग का नेशनल ट्रेजर भी है। उस नेशनल ट्रेजर ने दियो को खुद ही अपने मास्टर के तौर पे चुना था। इसका एक ही मतलब है, इसका ये मतलब है चाहे भले ही दियो ने यिंग यांग की पावर का इस्तेमाल कर तो लिया है, लेकिन उसके ब्लेड में हमेशा यिंग यांग की पावर स्टोर रहती है। और जैसे कि हम सबको मालूम है, ड्राइव के खिलाफ लड़ते लड़ते दियो की यिंग यांग की पावर और भी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो दियो यहाँ पे अब इसके खिलाफ लड़के इतना तो समझ ही चुका होता है कि ये डार्क फेरी उस ड्राइव नाम के डार्क स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा कमजोर है। तो इससे हराने के लिए दियो को यहाँ पे ज्यादा यिंग यांग की पावर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सब यिंग यांग की एक झलक ही काफी होगी इस लड़की को हराने के लिए। अब इन्हीं सब में हम देख पाते हैं दियो का काम तमाम करने के लिए वो डार्क फेरी अपने फाइनल स्पेयर का इस्तेमाल करती है। मगर नजर चपकने की ही देर होती है, हम देख पाते हैं दियो का अचानक से यिंग यांग का नेशनल ट्रेजर कहीं से प्रकट हो जाता है और उसे छुए बगैर ही हम देख पाते हैं दियो का नेशनल ट्रेजर खुद ही जाके उसके अटैक को ना के सब खत्म करता है। बल्कि इसके साथ ही साथ वही यिंग यांग का नेशनल ट्रेजर खुद ही उड़ते उड़ते जाके फौरन से उस फेरी के मेन पड़ के सबसे कमजोर हिस्से पे वार करता है, जो देख के उस डार्क फेरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहने भी लगती है ये क्या चीज थी जिसकी स्पीड इस कदर ज्यादा थी जो कि मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रही थी और ना कि अपनी डार्क पावर के होते हुए भी महसूस नहीं कर पा रही थी। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि हम देख पाते हैं दियो अब उसी नेशनल ट्रेजर की पावर को अपने जिस्म के अंदर समन करता है, जिसके कारण दियो के जिस्म से यिंग यांग की पावर बाहर निकलने लगती है। दियो कहने भी लगता है तुम्हारे खिलाफ तो मुझे ज्यादा यिंग यांग की पावर का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। खैर क्या कह रही थी तुम कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मरना क्या होता है। दियो अपनी यिंग यांग की स्पीड का इस्तेमाल करके नजर चपकती अचानक से उसके एकदम से पास आ जाता है। इसके बाद दियो उस पे अपने यिंग यांग की तरह तरह के पंचेस से उस पर टूट पड़ता है। अब इससे पहले दियो उसकी वाकई में जान ले लेता, यहाँ पे डार्क फेरी अपने एक एंशिएंट स्पेल का इस्तेमाल करके यहाँ से गायब हो जाती है। दियो यहाँ पे कहने भी लगता है कि अगर मैं यहाँ पे पहले अपनी यिंग यांग की पावर को रिस्टोर करके आता तो कसम से ये लड़की यहाँ से जिंदा बच के भाग ही ना पाती। खैर जो भी, बस मुझे तो इस लड़की को उसकी औकात याद दिलवानी थी जो कि मैंने दिलवाई भी। इन्हीं सब में थोड़ी देर में हम देख पाते हैं दियो का नेशनल ट्रेजर अब सीधा जाके जमीन के अंदर अड़ जाता है। इसके बाद दियो अपने नेशनल ट्रेजर को उसी तरीके से प्यार देने लगता है जैसे कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड को देता है। दियो अपने नेशनल ट्रेजर से जहमत होकर कहने लगता है मुझे मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना क्या कर पाता, हम दोनों के दोनों घर मिल के जाएंगे और मैं तुम्हें अच्छे से अपने साथ निलवाऊंगा। जिन्हीं सब में अब पीछे से वो बंदर भाई भी हमारे दियो को सपोर्ट दिखाते हुए कहता है अरे वाह भाई आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वैसे भी वो डार्क फेरी यहाँ से चली गई है तो हमें इस केव के अंदर जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। मगर जोर का झटका तो तब लगता है जब अक्ल ठिकाने आती है। ये पूरा का पूरा पहाड़ जोर जोर से कांपने लगता है। दियो और बंदर भाइया हैरानगी से कहने लगते हैं मत बता अब कौन सी कयामत हमारे सर पे टूट आई है। हम देख पाते हैं थोड़ी देर में आसमान से फैंटम स्टार इनके सरों पे आग की गोले की तरह बरस उठते हैं। बंदर भाइया काफी हैरानगी से कहने लगता है ये स्टार फैंटम है, अगर ये तुम्हारे ऊपर फटा तो तुम्हारी सारी की सारी ताकत हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाएगी। वो यहाँ पे पहले लम्हे में दियो को भी अपने साथ उठा के भागने लगता है क्योंकि उससे दियो की पावर्स काफी ज्यादा पसंद आई होती है और वो नहीं चाहता था कि ये हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाए। दियो यहाँ पे कहने भी लगता है अरे बंदर भाइया हम स्टार ब्रीड्स को पाने के काफी ज्यादा करीब थे कि तुम मुझे उल्टा यहाँ से भगा रहे हो। तो बंदर भाइया उल्टा दियो पे गुस्सा होते हुए कहने लगता है अरे पागल, जो तूने इतनी मेहनत से सब कुछ पाया वो इसी झटके में खत्म हो जाएगा। मैंने तुम्हें काफी खूबसूरती से उस नेशनल ट्रेजर को इस्तेमाल करते हुए देखा है और मुझे पूरा यकीन है वो यिंग यांग का नेशनल ट्रेजर था। अगर सच कहूँ तो मैंने सब कहानियों में यिंग यांग की पावर के बारे में सुना है और आज पहली बार जिंदगी में मैंने किसी को इस्तेमाल करते हुए भी देखा है। तू पागल है कि अगर स्टार ब्रीड की लालच में आके तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी यिंग यांग की पावर को गंवाना चाहते हो। थोड़ी देर में ये बारिश की कतरों की तरह हम सब पे टूट पड़ेंगे, जितना जल्दी हो सके हम इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन दियो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से कहने लगता है फिक्र मत करो,
मेरे पास एल्केमिस्ट की पावर है और एल्केमिस्ट हर तरह की फ्लेम को एब्सॉर्ब कर लेती है। खैर मुझे ज्यादा लोगों को तो नहीं पता, लेकिन मेरी पावर्स ऐसे ही काम करती है। मेरी पावर भी और मेरे टीचर जाबशीरा की भी पावर बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। और अगर मैं इसकी पावर को अपनी गोल्डन बॉडी के साथ फ्यूज करूं तो शायद से मैं गोल्डन बॉडी के लेवल 4 पे चला जाऊं। ये कहते हुए दियो अपनी गोल्डन बॉडी की पावर को आजमाने लगता है और जो जो उसमें फायर्स की पावर जाने लगती है, हम देख पाते हैं दियो की गोल्डन बॉडी उसे एब्सॉर्ब करने लगती है। इसी वजह से दियो की सॉर्सरर पावर भी यहाँ पे रिस्टोर होने लगती है, जो कि उसने ड्राइव के खिलाफ काफी ज्यादा इस्तेमाल की होती है। जो देख के बंदर बाया को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये उल्टा फैंटम पावर को अपनी पावर में बदला है। हाँ, वही फैंटम स्टार की पावर जो कि लोगों पे बरसने की वजह से उनकी पावर्स को सील कर देती है, लेकिन उल्टा दियो की बाड़ी में वो उल्टा दियो की पावर को बढ़ा दिया है। जो देख के बंदरिया कहता है तुम्हारा तो हर काम ही निराला है। वो बंदरिया और भी हैरान हो रहा होता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इसके पास यिंग यांग की पावर के साथ ही साथ एल्केमिस्ट की भी पावर पाई जाती है। खैर उस बंदर को इतना तो यकीन आ ही जाता है कि ये चीज दियो का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती, लेकिन हाँ अगर ये मुझ पे फट गई तो मैं तो गया। ये कहते हुए वो यहाँ से निकल लेता है। थोड़ी देर में सारे के सारे स्टार फैंटम के बीच में एक अजीबो गरीब किस्म की फायर भी आसमान से नीचे उतरती है, जिन सब में दियो का ध्यान अब उसी फायर की तरफ पड़ता है और उसे मालूम पड़ता है ये कोई बेजान फायर नहीं है बल्कि फायर फिनिक्स है। वो फायर फिनिक्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है अबे यार, उस पावर को पाने के मैं कितना ज्यादा करीब था, मगर बदकिस्मती तो यहाँ पे है कि स्टार फैंटम्स आसमान से बरस उठे। दियो उस फायर फिनिक्स को देख के कहने लगता है अरे जरा देखो तो सही खुद को, हमारी मुलाकात काफी ज्यादा होती रहती है। दियो को अपने सामने देख के उस फिनिक्स का कलेजा तो उसके मुंह को याद आता है। वो हिरांगी से कहने लगता है अभी अभी तू यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके चलते ही वो परिंदा अपने मन ही मन में कहने लगता है ये दरिंदा, ये साला मुझे सालों से लूटते आ रहा है, इस बार तो इससे मालूम ना पड़ जाए कि इस बार मैं बहुत बड़े चक्कर में यहाँ पे आया हूँ। तो वो परिंदा तुरंत से यहाँ पे उल्टे कदम निकलने की करता है। दियो उसको देख के कहने लगता है इतनी जल्दी ही क्या है, मुझे देख के भागने की कर रही हो। ये कहते हुए दियो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके गायब होके उसके सामने आ जाता है। दियो इसके बाद उसे कहने लगता है तुम आसमान की गहराइयों से एकदम से जमीन पे जा गिरी हो, तो एक बात तो बताओ आसमान में क्या कुछ बिक रहा है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी क्रैश लैंडिंग हुई थी मैंने तुम्हें खुद से बातें करते हुए सुन लिया था, जहाँ पे तुम कह रही थी कि उस पावर को पाने में तुम काफी ज्यादा करीब हो। तो बताओ आसमान पे कहाँ पे लड्डू बिक रहे हैं जिसके बारे में मुझे बताया तक नहीं गया। वो परिंदा गुस्सा होते हुए कहने लगता है अबे बाग जा साले, हर चीज में टांग लड़ाता है। लेकिन अचानक से यहाँ पे उस परिंदे के दिमाग में एक आइडिया सा आता है, जहाँ पे उस परिंदे को याद आने लगता है कि जब वो आसमान पे उस पावर को पाने के काफी ज्यादा करीब था कि उस ड्रेव नाम के सॉर्सरर ने उसकी छुट्टी कर दी और उसे आसमान से सीधा नीचे धकेल दिया। तो यहाँ पे उसके दिमाग में ये आता है कि अगर मैं दियो को अपना साथी बना लूं और उसे उसके खिलाफ लड़वा लूं तो शायद से दियो से हरा डाले। तो वो परिंदा दियो से बताता है कि मैं आसमान पे ट्रेजर की खोज में गई थी, वहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है, अगर तुम चाहो तो जाके पा सकते हो। तो दियो एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है ठीक है, मुझे काफी ज्यादा थकान हो रही है, तो क्यों ना तुम ही मुझे अपनी पीठ पे बिठा के आसमान तक ले जाओ। तो आगे से वो फायर वाला कबूतर कहने लगता है अबे ये तो मेरी इंसल्ट है, मैं एक एंशिएंट बीस्ट हूँ, आखिर मैं क्यों ही इंसानों को अपनी पीठ पे सवारी दूं। तो दियो यहाँ पे अपनी भड़कती हुई आग से उबरते हुए कहने लगता है देखने से तो लगता है कि तुम्हें अपनी प्राइड अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। तो वो फिनिक्स अपनी औकात पे आते हुए कहने लगता है अरे भाई मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भी सीरियस हो गए, अगर तुमने ऊपर जाना है तो क्यों नहीं, नेक काम में देरी क्यों। दूसरे पल में हम दियो को उस एंशिएंट फिनिक्स की सवारी करते हुए देखते हैं, जहाँ पे दियो से कहने लगता है एक तो ट्रेजर ही सही, लेकिन साथ ही साथ में मैं फैंटम स्टार के ओरिजिन को जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इन सब चीजों की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है। वो फिनिक्स इसके चलते ही अपने मन ही मन में कहने लगता है तो इसका मतलब है मैं इसे अभी भी ड्रेव के खिलाफ लड़वा सकती हूँ। तो वो उसे ऊपर यहाँ पे फैंटम कैसल ले जाती है, ये कहते हुए कि यहीं से फैंटम स्टार की शुरुआत हुई है। दियो ऊपर सारी बिल्डिंग्स को देख के काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगता है अरे वाह, स्टार्स के ऊपर बिल्डिंग्स है, तो आखिर ये सब कुछ बनाया किसने। फिनिक्स कहने लगता है ये किसी ने बनाया नहीं है, ये किसी इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। इस दुनिया में अभी भी काफी ऐसी चीजें हैं जिसे बनाने वाले का नामो निशान तक नहीं है।
तो तुम ये कह सकते हो कि शायद से इन्हें बनाने वाला खुदा ही है। यहाँ तक हम देख पाते हैं दियो इन स्टार्स वगैरह पे चलना भी होता है और दियो इस नज़ारे को काफी ज्यादा खूबसूरत पाता है। पास में मौजूद दियो की नजर एक आग पे पड़ती है। दियो हिरांगी से कहने लगता है, ये क्या, आसमान पे एक आग? क्या यहाँ से सारे के सारे फैंटम स्टार्स हमारे सरों पे टूट रहे हैं? ये कहते हुए दियो उस आग की ओर कदम बढ़ाता है, मगर बाद में उसे मालूम पड़ता है कि आसमान पे बैठ के कोई कल्टीवेशन कर रहा है। दियो नोटिस करता कि उसके जिस्म से गोल्डन फायर निकली है। इसका मतलब है ये भी फैंटम स्टार को एब्सॉर्ब कर पा रहा है। दियो ने आज पहली बार अपने आप को छोड़ के और मिस जाबशीरा को छोड़ के किसी और को एल्केमिस्ट की पावर को बिल्कुल अपने तौर तरीके की तरह इस्तेमाल करते हुए देखा होता है। दियो के चेहरे पे हम हिरांगी को देख पा रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया में बड़े कम ही लोग हैं जो कि दियो और उसके मास्टर की तरह एल्केमिस्ट की पावर का इस्तेमाल करना जानते हैं। दियो सोचने लगता है कि अगर वो इस पावर को इस तरह से इस्तेमाल करना जानता है तो शायद से वो अपनी एल्केमिस्ट की हीलिंग पावर को बिल्कुल हमारी तरह अटैक पावर में भी कन्वर्ट कर सकता होगा। अब उसी अनजान शख्स का नाम ही डेव होता है जिसने उस परिंदे की अच्छी खासी तोड़ी चाड़ी थी। डेव इस परिंदे को देख के कहने लगता है, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई दी है, तुम फिर से आगे मुझसे मार खाने? तो आगे से वो फायर फिनिक्स फ्लैक्स मारते हुए कहने लगता है, अबे मेरे भाई इस बार तेरी धुलाई होने वाली है, क्योंकि मैं किसी को लाया हूं तो उससे लड़वाने के लिए। दियो हिरांगी से कहने लगता है, मुझे लड़वाने के लिए? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देव कहने लगता है, जो भी मुझसे लड़ना चाहता है अगर वो लड़ने की गलती करेगा तो मैं भी उस पर अपना हाथ हल्का नहीं रखूंगा। तो वो परिंदा दियो के पीछे छुपते हुए कहने लगता है, आओ और फिर अपनी मौत का मजा चख लो, ये बंदा ना डर है और किसी से नहीं हारा। दियो अपने मन ही मन में कहने लगता है, अबे यार ये भोंसड़ी वाला परिंदा मेरे को इससे लड़वाना चाह रहा है। देव दियो से मुखातिब होकर कहने लगता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करना। दियो यहाँ पे सोचने लगता है, वैसे इससे लड़ने में मेरा कोई फायदा नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से इस जगह से ही चला जाऊं, क्योंकि ये जगह किसी के बाप की नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर को पाने आया हूँ और अगर मुझे कल्टीवेट करने की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करूंगा भी। बस जरूरी तो यह है कि मैं अपने काम से काम रखूंगा, लेकिन अगर ये देव नाम का शख्स मेरे काम में अपनी टांग लड़वाएगा तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इन सिंपल अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं तुझसे लड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तू मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद दियो उसे सवाल पूछता है, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? तो डेव जवाब में कहता है, अबे भले ये भी कोई पूछने का सवाल है, क्या तुम्हें मेरी फायर पावर को देख के नहीं लगता कि मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ? दियो उसे इम्प्रेस होते हुए कहने लगता है, अरे वाह भाई, मैं भी तुम्हारी तरह एक कूल किस्म का एल्केमिस्ट हूँ। अबे भाई मेरा तुझसे एक सवाल है, क्या तू मुझे किसी किस्म की सलाह दे सकता है? डेव आगे से गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मेरे पास इन सब बचकाना हरकतों के लिए वक्त नहीं है, वैसे भी ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम मेरे पुराने दोस्त हो। दियो बोलता है, अब इतना क्यों भौंक रहा है, मैं तो सिर्फ तुझे सलाह दे रहा भी था, साथ में मांग रहा भी था, और ये भी कहना चाह रहा था कि अपनी अल्केमिस्ट की पावर को बढ़ाने का और भी कई गुना ज्यादा तरीके होते हैं, लेकिन तू एक भौंकी जा रहा है। खैर मेरे पास भी तुझसे लड़ने का वक्त नहीं है। तो पीछे से वो परिंदा टांग लड़वाते हुए कहता है, मेरे भाई दियो का ये मतलब है कि इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। मगर देव को ये सब कुछ समझ में ना आता, वो काफी गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम दोनों मेरे वक्त की बर्बादी करना बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। उससे लगने लगता है कि ये दोनों के दोनों बस उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हम देख पाते हैं वो एल्केमिस्ट भी अपनी फायर वाली हीलिंग पावर को अपनी अटैक पावर में बदल डालता है, जो देख के उस परिंदे की तो वहीं पे गीली हो जाती है और वो पहले लम्हे में दियो को यहाँ पे अकेला छोड़ के भाग जाता है। हम देख पाते हैं देव अपने गर्म शोलों से उभरते हुए कहने लगता है, मेरी भड़कती हुई आग का स्टार अकेडमी में कोई सामना नहीं कर पाता। क्या तुम मेरी इस आग की गरमाइश को नहीं देख पा रहे? क्या तुम इसे महसूस नहीं कर पा रहे? क्या तुम्हें अभी भी डर नहीं लग रहा? क्या तुम्हें अभी भी वाकई में लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो? दियो भी उसकी पावर को महसूस करके हक्का बक्का रह जाता है कि ये बंदा वाकई में हमारी तरह ही अपनी हीलिंग पावर को भी बाइंडिंग पावर में बदल सकता है, और अगर तुम फायर हीलिंग पावर को फायर बाइंडिंग पावर में बदल दो तो तुम जारी सी बात है उसे अटैक की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हो। दियो भी यहाँ पे अल्केमिस्ट की पावर का इस्तेमाल करना जानता है। अब जरूरी सवाल तो यह है कि आखिर किसकी शोलों से भड़कती हुई आग ज्यादा गर्म है? जिसकी भी आग में ज्यादा दम होगा और जिसकी भी आग में ज्यादा गुण होगा वही जीतेगा। दियो भी यहाँ पे अपनी अल्केमिस्ट की पावर को रिलीज करता है और यहाँ पे हम उसके गोल्डन डिफेंस को भी देख पा रहे होते हैं, जो कि इसकी अल्केमिस्ट की पावर के साथ ही
एक्टिवेट हो जाता है। इसी सब में यहाँ पे देव की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि आज तक उसने भी कभी इतनी खूबसूरती से किसी के अल्केमिस्ट के फ्लेम को चमकते हुए नहीं देखा होता। वो परिंदा यहाँ पे काफी खुशी से कहने लगता है, ये तो अच्छा ही हुआ कि मैं अपने साथ दियो को भी ले आई। दोनों के दोनों फायर पावर का इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर सांप सांप को डसे तो विष किसको चढ़े। हम देख पाते हैं यहाँ पे डेव अपने ओरा से उबरते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, अरे वाह, अब होगी ना टक्कर की फाइट। मैं आज तक कभी अपने जैसे अल्केमिस्ट से नहीं मिला, चलो देखते हैं कि आखिर कौन कितना ज्यादा पानी में है। तो दियो आगे से उसे कहने लगता है कि हाँ, तुमने अल्केमिस्ट को लेके काफी कुछ जाना है और सीखा भी है, मगर तुमने वो कुछ नहीं सीखा जो कि मैंने मिस जाबेशिरा को इस्तेमाल करते हुए देखा और उनसे सीखा। ये कहते हुए दियो अपनी फायर बाइंडिंग का इस्तेमाल करके उसके फायर बीस्ट को जाके झंझोड़ लेता है। अब यहाँ पे उस देव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसकी अल्केमिस्ट की फायर पावर कोई एब्सॉर्ब कर रहा है। और जाहिर सी बात है, वो कोई यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि दियो ही है। और यहाँ तक एक ऐसा वक्त भी आता है कि दियो उसके पूरे के पूरे बीस्ट को एब्सॉर्ब करके अपने फायर फूल को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं दियो ने उसके फायर बीस्ट को एक कंटेनर में बंद कर दिया होता है। दियो यहाँ पे कहने भी लगता है कि तुम्हें मालूम भी है ना कि जानवरों की जगह जंगल में होती है या फिर किसी जू वगैरह में। अगर तुम इसे इंसानों की जगह में छोड़ोगे तो हमें इसे कंटेन तो करना ही पड़ेगा। दियो ये सारी की सारी बातें कर रही होता है कि गलती से दियो उसके पूरे की पूरी अल्केमिस्ट की पावर को ही खत्म कर देता है, जो देख के देव की फट के हाथ में आ जाती है कि इस पावर को कल्टीवेट करने के लिए मुझे इतने ज्यादा घंटे लगे थे और मिनटों और सेकंडों में इसने खत्म कर डाली। अब इस पावर को दोबारा से रिस्टोर करने में उसे दोबारा से वक्त लगेगा। वो गुस्से में आके अपने स्पिरिचुअल ओरा पे शिफ्ट हो जाता है और बढ़ बढ़ के अपने जिस्म से स्पिरिचुअल ओरा को बाहर निकालने लगता है। दियो ये देख के कहने लगता है, तो अच्छा, इसका अपना स्पिरिचुअल ओरा भी ऑलरेडी इसके अल्केमिस्ट के ही बराबर था। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने इन दोनों पावर्स का मिला के इस्तेमाल क्यों नहीं किया। खैर, अगर वो मिला के करता भी तो उस दौरान मैं उसे दोनों की दोनों ही छीन लेता। मगर हिरांगी की तो बात ये होती है कि इसका अपना स्पिरिचुअल ओरा अभी तक बढ़ता चला जा रहा होता है। मेरे भाई लोगों, दियो यहाँ पे सोचने लगता है, मैंने तो सोचा था कि मैं इसकी अल्केमिस्ट की पावर को छीन लूं तो फाइट यहाँ पे खत्म हो जाएगी, मगर दिखने से तो लगता है कि इससे लड़ने में मुझे टाइम लगेगा और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो इसी बात पर दियो यहाँ पे उससे परिंदे से कहने लगता है, और फायर फिनिक्स, हमारे निकलने का वक्त यहाँ से आ गया। दियो को भागता देख के पीछे से वो कहने लगता है, तो अच्छा, अब तुम भाग रहे हो क्यों, क्या हुआ, गीली हो गई तुम्हारी। तो दियो उसे कहने लगता है, तुम्हें तुम्हारी अल्केमिस्ट की पावर वापस चाहिए तो ये लो। ये कहते हुए दियो एक अनजान सी फायर दूसरी तरफ टॉस करता है, जिससे देव एक लम्हे के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मगर उसे बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो एक मामूली सी फायर है। पर इसी सूरत से फायदा उठाते हुए दियो यहाँ पे उस परिंदे पे बैठ के निकल जाता है। देव को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तपते और नचते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे पागल बनाया। दियो के चले जाने के बावजूद भी देव जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रह जाता कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो कसम से फाड़ डालूंगा। तो यार, हवा में उड़ते दौरान वो बीस्ट फिनिक्स कहने लगता है, तुमने जानबूझ के उससे गुस्सा चढ़ाया और फिर वहां से निकल गए, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो दियो उसे बताता है कि इससे लड़ने से पहले वो 2 ऑलरेडी डार्क सिस्टम वालों से लड़ चुका है और वो फाइटिंग लड़ लड़ के पागल होता जा रहा है। तो इसलिए इसी वजह से दियो ने सोचा कि इस बार कोई मस्ती करते हैं और किसी और की जलाते हैं। खैर, दियो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने उसकी पिल फायर को एब्सॉर्ब कर लिया, जिस वजह से दियो की पावर रिकवर हो चुकी है। मगर वो फिनिक्स उसे होश दिलवाते हुए कहता है कि इसके काफी सारे कजन्स हैं जो कि उसकी तरह ही पावरफुल है और ये लोग अपनी पावर को वापस पाने के लिए जरूर आएंगे। अब आगे बढ़ते बढ़ते स्टार सरफेस पे दियो नोटिस करता कि 2 अनजान लोग लड़ रहे हैं और वो दोनों के दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ काफी जानलेवा ताकतों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दियो भी ये देख के सोचने लगता है, अबे क्या यार, स्टार ब्रीड टेस्ट देने के लिए तो हर एक से एक स्ट्रॉन्ग बंदा इधर ही उठ के आ गया। ना कि सिर्फ ये दोनों, बल्कि दियो ये भी नोटिस करता कि आसपास इन दोनों के अलावा भी काफी तरह तरह की क्लैशेस हो रही है। और आगे बढ़ते बढ़ते दियो यहाँ तक उस प्रिंसेस को भी लड़ते हुए पाता है जिसके दियो के साथ कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। उनकी ताकत को देख के वो बीस्ट बर्ड भी कहने लगता है, ये सारे लोग हाईली ट्रेन सॉर्सरर्स है। दियो सोचने लगता है, ये सारे लोग स्टार बीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, चलो हम इंतजार करते हैं कि जो गिरने लगे हम उसके स्टार
ब्रीड्स को चुरा ले। तो वो बर्ड इसी बात से सहमत होकर कहने लगता है वो सब तो ठीक है, तुम्हें क्या लगता है ये लोग कब से एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करे स्टार ब्रीड्स को ही पाने के लिए? तो तुम इनके शिकार को अगर यूं चुरा के भागोगे तो मेरे ख्याल से ये सारे लोग आपस में लड़ाई को बंद करके तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे और फिर तुम्हें इनसे दोबारा से लिपटना पड़ेगा। जहाँ पे तुम मुझे बता रहे थे कि तुम अब लड़ाई कर करके थोड़ा सा थक गए हो और वैसे भी तुम खुद तो मरने जा रहे हो, इन सबको मेरा दुश्मन मत बनाओ। दियो इसी बात पर कहने लगता है तुम एंशिएंट बीस्ट के नाम पे दब्बा हो, दूसरे एंशिएंट बीस्ट तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर है, एक तुम ही जो इतने ज्यादा डरपोक हो। मैंने कहा ना हम आसानी से स्टार ब्रीड्स वगैरह को चुरा सकते हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। अगर तुम्हारे गुजरे हुए ग्रेट ग्रेट बीस्ट तुम्हें देखे तो वो तुम पे लानत बेचेंगे कि तुम कितने ज्यादा डरपोक हो। ये कहते हुए दियो उसे काफी ज्यादा मोटिवेट और पागल बना के अपनी साइड पे ले आता है। इसी तरह दोनों की दोनों टीमें बिखर के इन पे वार करने की तैयारी करते हैं। हम देख पाते हैं वो बीस्ट अपनी आंख से उभरते हुए आने वाले सब एक एक लोगों को उड़ा के जला के फेंक रहा होता है। दियो भी सोचने लगता है जैसे कि मैंने सोचा था, एक बार बीस्ट को तुम जुनून और जज्बों में ले आओ तो उनकी आग पहले से ज्यादा गर्म हो जाती है और जब वो लोग अपने जुनून और जज्बे से उभरने लगते हैं तो जाहिर सी बात है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। सभी लोगों का ध्यान अब इसी बीस्ट की तरफ होता है कि ये हमारे स्टार बीट्स को चुराने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारे के सारे लोग अब इसी बीस्ट पे टूट पड़ते हैं। इसी मौके से फायदा उठाते हुए दियो उनमें से कुछ के पीछे से हमला कर देता है। दियो उसे एक को सुला के ना कि उसके सिर्फ स्टार ब्रीड्स को चुराता है। इसके साथ ही साथ दियो को उसके जिस्म में से एक इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर भी निकलता है जो कि वो भी दियो रख लेता है। तभी दियो उस पीस परिंदे से कहने लगता है ओए मैंने सब कुछ चुरा लिया, चलो यहाँ से निकलने की करते हैं। मगर दियो ये नोटिस करता है कि उस बेचारे कबूतर को बाकी लोगों ने घेर रखा होता है और उस पे काफी कसन वसन लगाते जा रहे होते हैं। वो भी तड़क के मारे कहने लगता है ये लोग मेरी हड्डी पसली तोड़े हैं और तुम अभी तक देख रहे हो। तो दियो इस पर कहता है मैंने तो समझा था कि बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम वाकई में बेकार हो। बीस्ट के नाम पे दियो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहा होता है ताकि उस बीस्ट को गुस्सा आ जाए जो कि अच्छे से काम करती भी है। हम देख पाते उस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी भड़कती हुई आग से दोबारा से सबको उड़ा के फेंकता है और उसकी आग इस कदर गर्म होने लगती है कि यहाँ तक हाई सोर्सरस की भी फटने लगती है कि ये बीस्ट आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। अब सारे लोग इस कदर डर गए होते हैं तो वो बीस्ट भी यहाँ से फौरन से निकल जाता है, ये कहते हुए कि मुझे तुम लोगों से भी डर लग रहा था। दूसरे सीन में हम दियो को देख पाते हैं जहाँ पे दियो और वो परिंदा बैठ के अब उस स्क्रिप्चर को रीड कर रहे होते हैं। मगर दियो स्क्रिप्चर को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि इसमें तो कुछ खास लिखा ही नहीं है। इसमें ये लिखा है कि सितारे आसमान में चमकते हैं। अब ये बात तो बच्चे बच्चे को मालूम है। जो सुन के इस परिंदे को एक जोरदार झटका लगता है। दियो कहने लगता है अबे तो क्या तू पागल पैदा हुआ है, ये बात तो सबको पता है कि सितारे आसमान पे ही चमकते हैं, तो आखिर इसमें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या ही बात है। तो इस पर वो परिंदा कहने लगता है कि मैं एक एंशिएंट फीनिक्स हूँ और उस वक्त में ये बात काफी ज्यादा मशहूर हुआ करती थी। चाहे भले ही ये कहने में इतना ही मामूली लगता है लेकिन उस वक्त इसका एक बहुत अच्छा मतलब हुआ करता था। और यहाँ पे आम स्काई की बात नहीं हो रही बल्कि ब्लू क्रिस्टल स्काई की बात हो रही है जहाँ पे स्टार ब्रीड चमकते हैं सितारों के बजाय। बदकिस्मती से मैं एक एंशिएंट परिंदे होने के बावजूद भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, ये मुझसे भी कई गुना ज्यादा पुरानी बात है। दियो इसी बात पर कहने लगता है खैर जो भी, मैंने स्टार ब्रीड्स को चुरा लिया, अपनी पावर को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया, जो मैं लेने आया था वो मैंने पा लिया। अब मुझे तुम्हारा नहीं पता कबूतर तुम इस टेस्ट में और क्या करना चाहते हो, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ काफी है, मैं अब इस टेस्ट को क्विट कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि ये स्टार ब्रीड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों के लिए ही होता है, तो दियो इसी के बारे में सोच रहा होता है कि ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है, क्योंकि दियो ने अभी तक स्टार ब्रीड टेस्ट में जिन जिन लोगों से भी मिला था वो सारे के सारे लोग ही अपने आप में ही खास थे। यहाँ तक तो उनमें से कुछ डार्क स्टूडेंट्स भी थे और यहाँ तक खतरनाक किस्म के एल्केमिस्ट भी। अब इसी तरह कहानी अगले दिन पे जाती है और आज का दिन काफी ज्यादा खुशगवार होता है दियो के लिए। दियो यही सोचता है कि आज के दिन वो काफी आराम से खाएगा और पिएगा और थोड़ा बहुत कल्टीवेट भी करेगा। मगर वहीं पे कहानी पास में मौजूद 3 ज़ांज़स क्लैन के अनजान लोगों पे पड़ती है। और जस्ट इन केस अगर आपको याद नहीं आ रहा कि ज़ांज़स कौन सा क्लैन है, तो ज़ांज़स वही घटिया क्लैन है जिनके एम्परस ने बचपन में दियो को किडनैप किया था और उसकी वॉरियर बॉडी को चुराने की कोशिश की थी। वो लोग
यहाँ पे अपने एम्परर वू के बारे में ही बातें कर करके गुजरने लगते हैं कि दियो का ध्यान एम्परर वू के नाम पे पड़ता है। दियो इस नाम को सुन के काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। खैर यार, ज़ांसस क्लैन के बंदों की बातों से हमें ये भी साबित होता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि एम्परर वू इन गलियों से नंगी पैरी गुजरा करता था। कहानी स्टार अकेडमी के अनजान जगह में जाती है, जहाँ पे हम उसी डार्क फेरी को देखते हैं और वो अपने मास्टर के सामने काफी ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उसके मास्टर को भी पता चल गया होता है कि डार्क फेरी यहाँ पे किसी से बहुत बड़े तरीके से हार चुकी है। उसका मास्टर उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद भी तुम कैसे नाकाम हो गई। तुम जो कि एक डार्क सिस्टम की पावर की मालिक हो, एक मामूली सॉर्सरर से कैसे हार गई। ये कहते हुए वो अपने हाथ को लहराता है और एक जानलेवा स्प्लैश सीधा जाके उस फेरी को लगता है। उसका खून बहने लगता है। तभी वो फेरी उसके आगे झुक के कहने लगती है कि प्लीज मास्टर, मुझे एक मौका दोबारा से दीजिएगा। तो यहाँ पे उसका मास्टर उसे ऑर्डर देता है, ठीक है फिर तुम जाके उसे गोल्डन बॉडी का स्क्रॉल उससे चुरा के हर हालत में मेरे लिए वापस लेके आओ। दूसरे सीन में हम दियो को पावर टेस्टर स्टोन के सामने देखते हैं। ये वही मैजिकल स्टोन है जहाँ पे तुम अपने पंच के दम से अपनी पावर को नापते हो। मगर इस मैजिकल स्टोन में अल्फाबेट्स के कारण ग्रेड्स दिए जाते हैं, जैसे कि एस क्लास जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच माना जाता है, और इसके बाद और उसके नीचे काफी तरह तरह की और रैंकिंग्स भी है, जैसे कि A, B, C, D और E सबसे लास्ट। दियो यहाँ पे उस पत्थर के सामने खड़ा होकर कहने लगता है, जो आखिरी बार S+ लाया था वो कोई और नहीं बल्कि एम्परर वू था, है ना। दियो फिर यही डिसाइड करता है कि मैं भी S+ लाऊंगा और एम्परर वू के रिकॉर्ड को भी तोड़ूंगा। जो सुन के लोग कहने लगते हैं ये अपने आप को समझता है क्या, ये एम्परर वू के रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा। लेकिन दियो की पावर को टेस्ट आउट करने से पहले यहाँ पे ज़ांसस क्लैन के वही चमचे आ जाते हैं, जो कि गला फाड़ फाड़ के कह रहे होते हैं कि ज़ांसस क्लैन है यहाँ पे और हमारे रास्ते से हट जाओ। मगर दियो वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता तो उन्हीं में से एक दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, ओए क्या तू बहरा है, तूने सुना नहीं, हम ज़ांसस क्लैन से हैं। दियो ज़ांसस क्लैन के चमचों को देख के दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहने लगता है, चलो अच्छा हुआ ज़ांसस क्लैन के चमचे भी अच्छे वक्त पे आए हैं। ये लोग समझते हैं कि सब यहाँ पे ये लोग ही काबिल हैं, इनके एम्परर वू की तो औकात मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इनके ही रिकॉर्ड्स को तोड़ के। अब चूंकि दियो हट रहा नहीं होता तो नहीं ज़ांसस में से एक कहने लगता है, ठीक है फिर अगर तुम दिखाना चाहते हो तो दिखाओ कि तुम कितने पानी में हो। खैर चाहे तुम लोग जितना मर्जी दम लगा लो, एम्परर वू का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। उसने जवानी में ही S+ रिकॉर्ड लाया था। तो इसी बात पर ज़ांसस क्लैन का वो दूसरा बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। तो दियो उनसे कहता है, ये हंसी तुम तब भी बरकरार रखना जब मैं उसके रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। इसके बाद दियो अपने मन ही मन में कहने लगता है, वैसे आज तक मैंने कभी भी यिंग यांग की 80% से ऊपर पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं। एम्परर वू अपनी जवानी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पंच को रखता था, क्या मेरी यिंग यांग उससे ज्यादा बढ़ गया। ये कहते हुए दियो अपने ऑरा से और अपने शातिर खतरनाक किस्म के स्पिरिचुअल पावर से उभरने लगता है। दियो यहाँ पे ज़ांसस क्लैन के बंदों को चुनौती देते हुए कहता है, देख लो आज अपनी आंखों से अपने बॉस के रिकॉर्ड्स को टूटते हुए। दियो की पावर को इतनी करीबी से महसूस करने के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन ज़ांसस क्लैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर ये तो कुछ भी नहीं होता। दियो अभी तक अपने जिस्म से लगातार अपनी पावर को निकालता जा रहा होता है, यहाँ तक उसकी पावर आसमान की गहराइयों तक जा पहुंचती है। उसकी पावर यहाँ तक पूरे स्टार अकेडमी तक फैल जाती है, जो कि मिस जाबाशिरा भी काफी दूरी से महसूस कर पाती है। दियो ने कहता भी है, दिस इज नॉट द पावर ऑफ योर क्रिएशन। अब दियो के पंच मारने की वजह से वो स्टोन उसकी पावर को फोनस से रीड करके यहाँ पे उसे रैंकिंग देता है, और उसकी रैंकिंग को देख के ज़ांसस क्लैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दियो ने वाकई में एम्परर वू के S+ वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया होता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं कि यह रिकॉर्ड तो एम्परर वू ने 20 साल पहले बनाया था। यकीन नहीं आता किसी ने एम्परर वू की 20 साल पहले वाली पावर को ठुकरा दिया। वो काफी हैरानी से कहने लगता है, मत बता ये बंदा कहीं एंशिएंट गॉड माउंटेन से बिलोंग तो नहीं करता। काफी ज्यादा दूर मिट्टी हो रही होती है और ज़ांसस क्लैन का ये बंदा अपनी औकात पे आते हुए कहता है, अरे वाह आप तो सबसे बेहतर निकले, क्या मैं आपके नाम को जान सकता हूँ। मगर दूर मिट्टी के क्लियर होने के साथ ही साथ हम देख पाते दियो भी गायब होता है। ज़ांसस क्लैन के उस अनजान मेंबर की फट के हाथ में आ गई होती है और वह दूसरे लम्हे में फौरन से जाके अपने बॉसेस को रिपोर्ट्स करता है। शुरू में तो उसके बॉसेस वगैरह को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन
लेकिन ये अफवाह इस वक्त तक काफी ज्यादा फैल चुकी होती है कि एक अनजान लड़के ने एम्परर वू के S+ रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो अब सांसस क्लैन के हायर रैंकिंग वाले उस शख्स से पूछने लगते हैं, क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है, क्या तुम्हें उसका नाम याद है? तो वो हैरानगी से कहने लगता है, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, उसने चेहरे पे एक ब्लाइंड फोल्ड सी पहन रखी थी। तो अगर वो ब्लाइंड फोल्ड को हटा दे तो उसे पहचानना मुश्किल होगा। दिखने से तो लगता है वो जानबूझ के ब्लाइंड फोल्ड को पहन के आया था। जाहिर सी बात है ताकि लोग उसे पहचान ना पाए। मगर इतना तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो लड़का काफी ज्यादा जवान था, 17 या 18 साल का। बेसिकली सेम उम्र है जो कि एम्परर वू की एक वक्त में हुआ करती थी जब उसने यह रिकॉर्ड बनाया था। वो इसी बात पर कहने लगता है जैसे कि लड़का जानबूझ के सेम उम्र होने का ही इंतजार कर रहा था ताकि वो काफी मजबूत तरीके से उसके रिकॉर्ड को तोड़ पाए। और ये एक तरह से सांसस क्लैन की बदनामी भी है क्योंकि आज तक कभी भी कोई इन 20 सालों में उनके रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ पाया था। सांसस क्लैन के बंदे अब परेशानी से कहने लगते हैं कि उसका फाइटिंग मेथड कौन सा था, वो कौन सी पावर का इस्तेमाल कर रहा था, क्या वो डार्क सिस्टम से बिलोंग करता था, क्या वो एल्केमिस्ट था। उन्हें काफी ज्यादा चिंता होने लगती है क्योंकि एल्केमिस्ट अपने वक्त में और अपनी जवानी में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने काफी पैटर्न को मास्टर कर रखा था। तो आम अल्फाजों में एम्परर वू अपनी जवानी में एक तरह से परफेक्ट सोर्सर माना जाता था जिसका रिकॉर्ड आज टूट गया। वो लोग यहाँ पे दाओलिंग के बारे में भी बात करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं ये दाओलिंग से ही ना कनेक्टेड हो। तो दूसरे बंदे कहने लगते हैं नहीं, दाओ को भी मरे हुए काफी साल हो चुके हैं और ये तब की ही बात चल रही है जब उन्होंने दियो की बॉडी को चुराने की कोशिश की थी। फिलहाल तो वो लोग यही कहते हैं कि अफवाह पे नजर रखो और देखते हैं कि आगे कि क्या होता है। दूसरे सीन में हम उन्हीं माउंटेन्स वाली जगह पे देखते हैं जहाँ पे दियो की सेंसे की जगह है। खैर यार, कहानी स्टार एकेडमी के माउंटेन एरिया में जाती है जहाँ पे हम उसी गेट कीपर वाली लड़की को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। मगर इस बार दोबारा से कुछ अनजान बंदे अंदर घुसने की कोशिशों में जारी होते हैं। वो लड़की उन्हें साफ मायनों में बता देती है कि अगर तुम लोग इससे क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। मगर ये दो अजीब बंदरिया यहाँ पे रुकने का नाम तक ना लेते कि तभी यहाँ पे एक अनजान आवाज सुनाई देती है कि बंदर बाबू, क्या मेरा केला खाना पसंद करोगे? वो बंदर इस आवाज को महसूस करने के बाद चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि कौन है, सामने आए। ये उन बंदर बाबू की कहने की देर होती है कि हम देख पाते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि दियो की होती है। दियो छलांग लगाते हुए आके इनके सरों पे लैंड करता है और इसके बाद दियो ने कहने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं है ये एरिया ऑफ लिमिट्स है। तो वो बंदर आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं देखा, मैंने कहा था ना ये बंदा जरूर आएगा, ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है, तो जब भी ये लड़की खतरे में होगी तो ये लड़का जरूर उसे बचाने आएगा। जो सब सुन के पिंकी यहाँ पे थोड़ा बहुत शर्माने लगती है। खैर वो बंदरिया यहाँ पे दियो से कहने लगता है कि हमारा मास्टर तुमसे मिलना चाहता है। तो दियो इस पर कहता है कि अगर तुम्हारा मास्टर भी एक बंदर है तो उसके गोटे तुम लोग आपस में जाके खुद ही हिला दो। तो वो बंदरिया इस बात को काफी ज्यादा पर्सनली लेते हुए कहने लगता है तू है बंदर, तेरा बाप बंदर है और तेरा पूरा खानदान बंदर है, हम कोई बंदर नहीं है बल्कि स्पिरिट बीस्ट है एंशिएंट माउंटेन्स के। ये कहते हुए वो गुस्से से दियो की ओर बढ़ने लगता है। पिंकी काफी परेशानी से कहने लगती है कि ये बंदे वाकई में थोड़े से खतरनाक है। दियो इसी बात पर कहता है हाँ, उनके गोटों से ही मुझे मालूम पड़ गया। मगर पिंकी की नजर चपकाने की देर होती है। हम देख पाते हैं दियो आसानी से उन दोनों बंदरों को डिफीट कर देता है। इसके बाद दियो उनको देख के कहने लगता है काफी गजब की चिकन बोटी होगी इनकी। दियो यहाँ पे अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके उनको रोस्ट करके खाने लगता है। यहाँ तक वो पिंकी को भी ऑफर करते हुए कहता है कि ये बीस्ट एनिमल है, तुम अगर इनको खाओगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। अब जब ये लोग खुले में बैठ के बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे पिंकी का भाई आता है। वो यहाँ पे दियो को काफी गुस्से से देख के कहने लगता है ओए, इतने खुले में मेरी बहन के साथ डेट मारता है, तुझे शर्म नहीं आती? जो सुन के दियो की खाई गई हुई बोटी उसके पेट से उछल के वापस मुंह से बाहर निकल आती है। दियो काफी हैरानगी से कहने लगता है कि पिंकी तुम इतनी प्यारी हो और तुम्हारा भाई एकदम गोरिल्ला जैसा दिखता है। मगर पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब यहाँ पे डेव और उसका कजन भी आ जाता है। उनके कपड़े शपड़े देख के पिंकी कहने लगती है कि ये तो रॉयल फैमिली से है, तुमने इनसे भी पंगा ले रखा है। वैसे इस दुनिया में अब कौन सी नोबल और रॉयल फैमिली बची है जिसे तुमने पंगा ना लिया? यहाँ पे डेव का कजन टाइगर गुस्सा होते हुए कहने लगता है क्या तुम ही हो वो जिसने मेरे भाई की पावर को चुराने की कोशिश की? अगर तुमने वाकई में यह हरकत किया तो मैं तुम्हें अभी बता दूं कि टाइगर अभी जिंदा है। तो दियो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है हाँ, लंगोट का यार अपने आप को टाइगर समझता है। तो आगे से वो भी गुस्सा होते हुए कहने लगता है चपाती के मुंह वाले मुझ पे जोक मार रहा है, अपनी औकात तो देख।
खैर सुनने में आया कि तुम एक अच्छे खासे अल्केमिस्ट हो, तो तुम्हें तो मारने का मुझे अलग ही मजा आएगा। ये कहते हुए वो अपनी स्टार बॉडी का ऑरा बाहर निकालता है, जिसके सब ऑरा के प्रेशर से यहाँ पे पिंकी की बाई वगैरह उड़ के जाते हैं। दियो इसकी पावर को महसूस करके कहने लगता है इसके ऑरा से अजीब और गरीब किस्म की फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे स्टार बॉडी के होने के बावजूद भी बिल्कुल गोल्डन बॉडी के डिफेंस की तरह भी काम कर रही होती है। तो इसी वजह से दियो डिसाइड करता है कि वो भी उसके खिलाफ अपनी गोल्डन बॉडी का ही इस्तेमाल करेगा, ताकि वो उसकी पावर की सिमिलरिटीज को जान सके। दियो का ये डिफेंस देके यहाँ तक ये टाइगर भी कहने लगता है वैसे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा डिफेंस लाइन मेरी तरह ही है। ये कहते हुए टाइगर यहाँ पे टूट पड़ता है और अपना सबसे पहला वार करता है, जो कि दियो साइड पे होके डॉज कर लेता है। और इसके डॉज होते सारी हम देख पाते हैं दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बन जाती है, मगर यहाँ पे टाइगर अपनी कातलाना स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इस दूरी को सिर्फ चंद लम्हों में ही बढ़ डालता है। और यहाँ पे वो टाइगर आसमान की गहराइयों से जैसे तैसे दोबारा से दियो पे वार करता है। दियो उसके दूसरे वार को भी डॉज कर लेता है। इसके चलते ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए अपने अपने आप को अपने डिफेंस सर्कल से ढक देते हैं। इस वक्त दोनों के दोनों ग्राउंड में काफी तेजी से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं और अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंस के होते हुए। फिलहाल तो दोनों के जिस्म में से किसी एक के जिस्म पे भी स्क्रैच नहीं होता, लेकिन हाँ दियो ने अभी अटैक करना अपना शुरू भी नहीं किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दियो इस बार सिर्फ उसके खिलाफ खेल रहा है और अभी तक उसने अपने अटैक करने की कोशिश भी नहीं की। और हम देख पाते हैं दोनों यहाँ पे हाथों से कम बल्कि मुंह से ज्यादा लड़े होते हैं, एक दूसरे पे जुगते मारे होते हैं और बेइज्जतियां कर रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। और यहाँ पे टाइगर दियो के खिलाफ अपनी 50% पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। टाइगर इसी बात पर कहने लगता है मैंने तुम पे लगातार वार किए, लेकिन तुमने उन्हें आसानी से डॉज कर लिया। कहना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये कहते हुए टाइगर अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और वो जूजू अपने ऑरा को रिलीज करता है। उसका ऑरा पूरे के पूरे ग्राउंड में फैल जाता है, जो देख के यहाँ तक दियो भी हैरान पड़ जाता है। उसका ऑरा जूजू फैल रखा होता है। हम देख पाते हैं दियो की मूवमेंट मतलब के दियो की स्पीड में थोड़ी सी कमी आती है, जो देख के दियो कहने लगता है तो ये बात है इसी वजह से इसने अपने पूरे के पूरे ऑरा को अपने पूरे ग्राउंड में फैला दिया था, क्योंकि इसकी पावर ना कि सिर्फ इसे बूस्ट अप करती है बल्कि इसके साथ ही साथ उसके दुश्मन की एनर्जीज को भी चूसती है और उसके मूवमेंट को स्लो करती है। इसी वजह से दियो नोटिस कर पाता कि उसके जिस्म की मूवमेंट इस कदर स्लो हो चुकी है कि यहाँ तक वो अपने उस अपोनेंट के पावरफुल हमले को डॉज नहीं कर पाएगा। तो हाँ यार, इसी तरह टाइगर भी यहाँ पे अपनी अपनी उम्मीदें ठान बैठता है कि उसका वार अब हर हालत में दियो को लग के ही रहेगा। अलबत्ता दियो ने भी यहाँ पे कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती, तो दियो यहाँ पे अपनी गोल्डन बॉडी के डिफेंस के लेवल 4 का इस्तेमाल करने लगता है, जो कि इसने अभी अभी ही खोला होता है। टाइगर उसके खिलाफ अपनी फुल पावर वाले अटैक को आजमा रहा होता है और वो यहाँ पे कहता भी है कि तुम्हारा डिफेंस जल्दी टूट जाएगा। इसी वजह से तो मैंने तुम्हारी स्पीड को स्लो डाउन किया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे डॉज तो कर सकते हो लेकिन तुम ब्लॉक नहीं कर पाओगे। अबे तू भी क्या पागल है कि तूने मेरे कजन से उसकी फायर पावर को चुराने की कोशिश की? क्या तुझे मौत चकने का इतनी जल्दी है या इतना ही मजा आता है? दियो कहने लगता है क्या तू थोड़ा सा उल्लू का फट्टा है? अबे रंडवा, अभी तक तूने मेरे जिस्म पे एक स्क्रैच तक नहीं डाला और यहाँ पे तू क्या से क्या बोल रहा है? अगर तुझे विक्ट्री सेलिब्रेट करने का इतना ही शौक है तो पहले मुझे हरा तो दे, इसके बाद सेलिब्रेट कर। और जहाँ तक तूने अपने अटैक की बात किया है, ये मामूली से घिसे हुए अटैक मेरे डिफेंस के आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे टाइगर अपने डिफेंस को छोड़ते हुए और बची कुची ताकत को भी अटैक पावर में कन्वर्ट करने लगता है, जो देख के पिंकी का भाई बोलने लगता है ये मादर डैश मरेगा। खैर हम देख पाते हैं यहाँ पे दियो भी अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों, मगर हम देख पाते हैं यहाँ पे टाइगर ने भी एक बहुत बड़े एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लिया होता है, जो कि शायद से पूरे के पूरे ग्राउंड और इस जगह को ही तोड़ डाले। और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि दोनों के दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी है और दोनों को यहाँ पे मजा भी आ रहा है। मगर अब जिस तरह से ये एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने फाइनल वारों को आजमा रहे हैं, दिखने से तो लगता है ये बैटल जल्दी खत्म होने वाला है। अब इसी तरह हम देख पाते हैं टाइगर एक तरफ अपने वार को आजमा रहा होता है और दूसरी तरफ दियो उसके वार को रोकने की कोशिशों में जारी होता है। यहाँ पे टाइगर को ये बात मालूम है कि उसने अपनी डिफेंस की सारी ताकत को ऑफेंस में बदल दिया, तो अगर ये अटैक नाकाम हुआ तो इसे वापस से अपने डिफेंस को बढ़ाने में वक्त लगेगा और दियो उसकी जान को नोच लेगा। जबकि दूसरी तरफ दियो को भी ये बात मालूम है कि उसके वो अटैक में गिर आ चुका है और अगर दियो का यहाँ पे डिफेंस
टूटा तो वह बहुत बुरे तरीके से मारा जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों के दोनों अपनी अपनी उम्मीदें अपने अपने वारों और अपनी अपनी ताकतों से लगा बैठे हैं। अब देखने वालों को भी यहाँ तक बेचैनी होने लगती है कि आखिर इस फाइट का विनर कौन होगा। लेकिन तभी यहाँ पे टाइगर को एक आइडिया आता है। वो कहने लगता है कि ये बंदा मुझ पे अपने डिफेंस पे फोकस कर रहा है और मुझ पे बिजी है, तो ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। तो अगर तुम चाहो तो तुम अपनी पावर को इसके जिस्म से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि जब बंदा बिजी होता है और अपनी आखिरी पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा होता है तब उससे चुराई हुई चीजों को वापस पाना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी अटैक की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे डेव को इससे भी अच्छा आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसकी जान ही ले लूं जब वो इसके खिलाफ इतना ज्यादा बिजी है। ये सब कुछ सोचते हुए वो दियो के खिलाफ एक जानलेवा वार करने की कोशिश तो करता है और ऊपर से दियो के हाथ भी यहाँ पे पूरे तरीके से बिजी होते हैं। दियो को लगने ही लगता है कि ये वार अब मुझे जा लगेगा कि हम देख पाते हैं वो यिंग यांग का ट्रेजर अपने आप ही प्रकट होके दियो की जान को दोबारा से अपने आप ही बचा लेता है। इसके बाद यहाँ पे दियो काफी ज्यादा गुस्सा होके कहने लगता है कि तुम दोनों के दोनों काफी ज्यादा गिरे हुए निकले। और उतने में यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं दियो टाइगर के जानलेवा वार को रोकने में पूरे तरीके से कामयाब हो गया होता है। और अब दियो कहने लगता है तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया, जो आजमाना था वो आजमा लिया, जो वार करना था वो कर लिया, अब मेरी बारी। ये कहते हुए दियो भी यहाँ पे अब अपने डिफेंस को हटा के अपने ऑफेंस पे शिफ्ट करने लगता है, क्योंकि टाइगर तो अपने डिफेंस से ऑलरेडी हटा हुआ है। हम देख पाते हैं दियो भी यहाँ पे अपनी पावर्स को फोकस करते हुए एक बहुत बड़े जायजेंटिक बॉल ऑफ एनर्जी को क्रिएट करता है, जो कि इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो भी किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन अब ये दियो पे है कि क्या दियो इस अटैक के कारण उनको घायल करना चाहता है या फिर उनकी जान लेना चाहता है। अब दियो के इस अटैक से टूटते सारे हम एक तेज रोशनी और एक बहुत बड़े अच्छे खासे ब्लास्ट को देखते हैं। इसी दौरान हम दियो को देखते हैं और दूर मिट्टी जू हट रही होती है। दियो भी यहाँ पे बढ़ बढ़ के सांसें ले रहा होता है और वो भी अपनी लिमिट पे होता है। और यहाँ पे दियो अपनी सांस से बढ़ते हुए कहने लगता है ये तो अच्छा हुआ कि मेरे नेशनल ट्रेजर ने मुझे फिर से बचा लिया। दिखने से तो लगता है ये यिंग यांग की पावर मेरी एन मौके पे अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और मेरी जान को बचा लेती है। खैर मगर जरूरी सवाल तो यह है कि दियो ने उन दोनों भाइयों के साथ क्या किया, क्या वो मर गया या फिर अभी भी जिंदा है। मगर इससे पहले हमें उनके बारे में दिखाया भी जाता कि पैरों तले जमीन तो तब यहाँ पे खिसकती है कि हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।